शुरू करते हैं 141 क्वेश्चन नंबर 141। आइए, कह रहे हैं टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ऑफ एन एथलीट इज 150 500 और इतने 1000 ml रिस्पेक्टिवली। व्हाट विल बी हिज रेस्पिरेटरी कैपेसिटी इफ रेजिडुअल वॉल्यूम इज 1200 ml। बताइए। 1500 होगी, हमें उससे मतलब ही नहीं है रेजिडुअल वॉल्यूम से। यहाँ क्वेश्चन मार्क होगा। हाँ, तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? 1500 होगा। हाँ। पक्का? रेजिडुअल वॉल्यूम का तो उसमें कुछ लगेगा ही नहीं। रेजिडुअल वॉल्यूम की कोई ज़रूरत होगी नहीं। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी क्या होती है? एक्सपिरेटरी कैपेसिटी हमारी एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टीवी प्लस ERV एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ये होता है ना। कितना होगा? टीवी कितना हुआ? टाइडल वॉल्यूम दिया हुआ है 500, ठीक है, और 1000 दिया हुआ है वो, तो टोटल कितना हो जाएगा? 1500 हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर आ जाएगा 1500 ml। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? व्हाट इज़ द फेट ऑफ मेल गैमीट्स डिस्चार्ज इन द सिनर्जिड्स? क्या होगा बताइए, क्या इसका फेट होगा जब मेल गैमेट को डिस्चार्ज किया जाता है सिनर्जिड्स में? देखिए हमने आपको बताया था, हाँ, ये कुछ इस तरीके से होता है कि आपका एग सेल होती है, 2 सिनर्जिड होते हैं, और यहाँ पे मेल गैमेट को सिनर्जिड पे डिस्चार्ज कर दिया जाता है ना, यहाँ पे। तो जब यहाँ पे डिस्चार्ज किया जाएगा आपका, तब क्या होगा? आपका एक मेल गैमेट तो एग सेल से फ्यूज़ होगा, और दूसरा मेल गैमेट किससे फ्यूज़ होगा? सेंट्रल सेल से। दूसरा मेल गैमेट सेंट्रल सेल से, जिसकी 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, उससे फ्यूज़ हो जाएगा यहाँ से, है ना। तो जब एग से फ्यूज़ होगा तो उसे क्या कहते हैं? सिनगैमी, ठीक है, सिनगैमी। और जब सेंट्रल सेल से फ्यूज़ होगा तो उसे क्या कहते हैं? ट्रिपल फ्यूज़न, ठीक है, और यही डबल फर्टिलाइजेशन है। अब आंसर आप देखिए क्या कह रहा है। 1 फ्यूज़ विद एग, है ना, और अदर डिजनरेट इन द सिनर्जिड्स। ऑल फ्यूज़ विद एग, 1 फ्यूज़ विद एग, अदर फ्यूज़ विद सिनर्जिड न्यूक्लियस, 1 फ्यूज़ विद एग एंड अदर फ्यूज़ विद सेंट्रल सेल न्यूक्लियाई। तो क्या आ जाएगा? 4th वाला सही जाएगा, है ना। हमारा 4th वाला ऑप्शन सही जाएगा, और इसलिए 4th वाला करेक्ट है। चलिए आ जाते हैं वापस से अपने दूसरे ऑप्शन के ऊपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, कह रहे हैं व्हाट इज़ द साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ फोटो पीरियड? What is the site of perception of photo period necessary for introducing flowering in plants? बताइए। तो प्लांट्स में फ्लावरिंग करने के लिए कौन सी साइट होना चाहिए? बहुत ज़रूरी है। तो लीफ होती है। चाणक्यन ने यहाँ पे फ्लोरिजन कॉन्सेप्ट दिया था, अगर आपको याद हो, फ्लोरिजन कॉन्सेप्ट दिया था चाणक्यन ने, ठीक है। तो लीफ का कॉन्सेप्ट इनका था, ठीक है, हाँ, फ्लावरिंग के लिए लीव्स। अगर उन्होंने कहा कि आपका पूरा प्लांट आपने लगाया है, पॉटेड प्लांट है आपका, और उस पॉटेड प्लांट में सिर्फ एक लीफ भी अगर धूप में है, बाकी पूरी लीफ को आप छाई में रख दीजिए, एक लीफ भी अगर धूप में है तो वो पूरे में फ्लावरिंग करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। चाणक्यन ने ये बताया था। फ्लोरिजन कॉन्सेप्ट होता है, वो पूरे में फैल जाता है, ये याद रखिएगा। तो फोटो पीरियड के लिए कौन सी चीज़ है? लीफ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 144। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? देखिए और बताइए। सेलेक्ट द करेक्ट रिटन साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो विच वाज डिस्क्राइब बाय कैरोलस लीनियस। देखिए कैरोलस लीनियस ने मैंगो का नाम लिखा, उन्होंने कहा मैंगो को मैंगीफेरा इंडिका, और उसमें लिन लगा दिया। देखिए कैरोलस लीनियस ने जो नाम दिया था बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर था, है ना, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर था मैंगीफेरा इंडिका। इंडिका को कैपिटल आई से नहीं लिख सकते हैं, स्मॉल आई से ही लिखते हैं, ठीक है, स्मॉल आई से लिखेंगे। और अगर आप मैंगीफेरा इंडिका, और अगर आप जो हैं इसे अपने
हाथ से लिख रहे हैं तो इसके नीचे अंडरलाइन करेंगे सेपरेट, अलग अलग। तो इसका आंसर क्या जाएगा बताइए? 144 का आंसर क्या जाएगा? सेकंड ऑप्शन जाएगा। अब सेकंड ऑप्शन में आ रहा है कि मैंगीफेरा इंडिका के आगे लिन लगा हुआ है, तो साइंटिस्ट का भी नाम इन्होंने दे दिया है, ठीक है, लिन। ठीक, आगे आते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो कह रहे हैं फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंजाइम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। तो बताइए साहब इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे कौन सा होगा? पहला कह रहा है कि द एंजाइम कट्स डीएनए मॉलिक्यूल एट आइडेंटिफाइड पोजीशन विद इन द डीएनए। ये बात तो सही है, आपको इनकरेक्ट बताना है, गलत। तो ये वाला तो सही है पॉइंट। कह रहे हैं द एंजाइम बाइंड्स डीएनए एट स्पेसिफिक साइट एंड कट्स ओनली वन ऑफ द टू स्ट्रैंड। क्या दोनों में से एक स्ट्रैंड को कट करता है? तो ये बात नहीं है, दोनों के दोनों काट देता है डीएनए के स्ट्रैंड्स को, ठीक है। तो ये बात तो बिल्कुल ही गलत दी हुई है। कह रहे हैं एंजाइम कट्स द शुगर फॉस्फेट बैकबोन एट स्पेसिफिक साइट ऑन ईच स्ट्रैंड। ये बिल्कुल सही बात दी हुई है। द एंजाइम रिकॉग्नाइज ए स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन डीएनए। हाँ, ये बात भी बिल्कुल सही दी हुई है। तो इसमें से गलत ही आपको चूज़ करना है, और गलत क्या है? सेकेंड ऑप्शन हमारा गलत है, तो इसलिए हमारा ये आंसर चला जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। फ्रॉम इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू, आपको इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू में देखना है रिटेंशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट विद डेवलपिंग यंग एम्ब्रियो ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर सम टाइम, इट फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन। कहाँ देखा गया था? चलिए, तो इसका आंसर जाएगा आपका टेरिडोफाइट। या एनसीईआरटी की लाइन है टेरिडोफाइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं। रिटेंशन मतलब बना रहना, ठीक है। आगे आते हैं, कह रहे हैं इन एंटीराइनम होगा, यहाँ पे एंटीराइनम हो गया है, एंटीराइनम होगा, ठीक है। एंटीराइनम मजस जो होता है उसे स्नैपड्रैगन कहते हैं। रेड फ्लावर इज क्रॉस विद वाइट फ्लावर, वही सारा है। अब आपको बताना है इनकरेक्ट, चूज इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, वहाँ मेंट हो गया है। स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, आपको बताना है इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट को। देखिए सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि रेड कलर जो होता है कैपिटल आर होता है, और जो वाइट कलर होता है वो स्मॉल आर होता है, और जो इनका बीच क्रॉस होता है तो कैपिटल आर स्मॉल आर जो होता है ये पिंक बन जाता है, ठीक है। ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात हो रही है, यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात हो रही है, ठीक है। कह रहे हैं व्हेन पिंक फ्लावर्स वर सेटल्ड द F1 जनरेशन शोड एबल रेड पिंक फ्लावर्स, ठीक है। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, बताइए। पिंक कलर इन F1 इज ड्यू टू इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये बात बिल्कुल सही है। रेशियो जो आता है आपको पता है 1:2:1 का आता है, ठीक है। यहाँ एक रेड, दो पिंक और एक वाइट, और ये जीनोटाइप फिनोटाइप दोनों का रेशियो सेम रहता है, ठीक है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन डज नॉट अप्लाई इन दिस एक्सपेरिमेंट, ये बात गलत है। सेग्रीगेशन तो लगेगा ही लगेगा, है ना। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट जाएगा, क्योंकि यही जो है वो अप्लाई तो हो रहा है, और वो कह रहा है नहीं अप्लाई होता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन तो अप्लाई होता है, ठीक है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, फर्स्ट इरिवर्सिबल रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज कैटलाइज्ड बाय। बताइए, ग्लूकोज को ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट कर रहा है कौन? हेक्सोकाइनेज। देखिए हेक्सोकाइनेज जो होता है वही, हेक्सो मतलब 6 के लिए होता है, ठीक है, और फॉस्फेट जोड़ने के लिए होता है हेक्सोकाइनेज, ठीक है। एल्डोलेज नहीं होता है, इनोलेज नहीं होता है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज नहीं होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या जाएगा? हेक्सोकाइनेज, ठीक है। क्लियर है? आंसर हेक्सोकाइनेज जाएगा। समझ में आ गया कैसे जाएगा हेक्सोकाइनेज, ठीक है। हेक्सो मतलब होता है 6 और काइनेज का मतलब होता है ए फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ने वाला। तो ये हो गया आपका हेक्सोकाइनेज इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। ड्रग कॉल्ड हीरोइन इज सिंथेसाइज बाय, बताइए, डाई एसिटाइल मॉर्फिन को ही हम हीरोइन कहते हैं। तो एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन हो गया हमारा हीरोइन। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। सेलेक्ट द हार्मोन रिलीजिंग आईओडीज, आपको हार्मोन रिलीजिंग आईओडी बताना है। देखिए आईओडी 3 तरीके की होती हैं, कौन कौन सी? एक हाँ लिपस लूप हो गई, और दूसरी हो गई कॉपर रिलीजिंग कॉपर टी, कॉपर 7 और मल्टी लोड 375। फिर आती है हार्मोन रिलीजिंग, कौन होती है? LNG 20, हाँ LNG 20 हो गई, और प्रोजेस्टा सर्ट हो गई। कौन सी यहाँ पे दी हुई है आपको? प्रोजेस्टा सर्ट और LNG 20 आंसर है। कौन से में आ जा रहा है? थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? आपको मिल गया ये थर्ड वाला क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। चलिए आइए 151 क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कह रहे हैं एलीलिक फ्रीक्वेंसी, अ जीन लोकस हैज़ 2 एलील्स, एक जीन का लोकस है जिसमें आपको 2 एलील देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, जीन लोकस में क्या मिल रहा है आपको? 2 एलील देखने को मिल रहे हैं। तो आपका एक ये जीन है, जीन के लोकस है, और इस पर आपको 2 एलील देखने को मिल रहे हैं। एक है कैपिटल A और दूसरा है स्मॉल a। इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील इज़ 4, तो आपने कहा कैपिटल A को तो कहते हैं p², वहाँ सिर्फ A की दे रखी है, कितनी? 0.4 दे रखी है। ठीक है, व्हाट विल द फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस डोमिनेंट की बात कर रहा है। कैपिटल A की कितना होगा? स्क्वायर कर देंगे इसका, है ना, कितना जाएगा? 0.16। ठीक है, ये हो गई। फिर कह रहा है हेट्रोजाइगस की, हेट्रोजाइगस हो करता है 2a स्मॉल a। ठीक है, यानी 2 टाइम्स ऑफ 0.16 यानी 0.16, और साथ ही में हाँ दोनों की फ्रीक्वेंसी एक आएगी, बिल्कुल आएगी। हाँ, तो कैपिटल A की हो गई, स्मॉल a कितना हो जाएगा? 0.6 आ जाएगा। स्मॉल a यहाँ से कितना हो जाएगा? 0.6 हो जाएगा? नहीं होगा? आप देखिए ना, p + q = 1 होता है, तो हाँ, अब दूसरा की क्या हो जाएगी? इसकी 2ab कितना होगा? 0.6 × 0.6 करिए मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा? 2 × 0.16 × 0.6 कितना होगा? बताइए। सही है, तो 3.2 हो गया। पहला आएगा और कैपिटल A का आएगा 6। अब स्मॉल a का आ जाएगा 6×36। ठीक है, 0.36, और स्मॉल a हो गया 0.36, और जो 2pq वाला आएगा 48 आ जाएगा, है ना, यहाँ 48 आ जाएगा 0.48। अब देखिए इसमें कौन सा जाएगा? लास्ट में आपका आ गया स्मॉल a आ गया 0.36, बीच में आ गया ये, और ये थर्ड ऑप्शन जा रहा है। करेक्ट, देखिए थर्ड वाला है। समझ में आ गया कैसे लगेगा? जीन फ्रीक्वेंसी के ऊपर है। अगर आपको नहीं समझ में आया, फिर से हम एक बार बता देते हैं। देखिए क्या होता है, जब आपको एलीलिक फ्रीक्वेंसी दी होती है, कैपिटल A को कहते हैं p², स्मॉल a को कह देते हैं q²। ठीक है, हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल कहता है p² + q² + 2pq। यहाँ पे इसको थोड़ा सा हटाना पड़ेगा। p² + 2pq + q² = 1। यानी कि आपने कहा कैपिटल A प्लस कैपिटल A स्मॉल a प्लस स्मॉल a = 1, यही होता है। ठीक है, यहाँ पे 2 टाइम्स ले लेंगे कैपिटल स्मॉल a। अब इसका अगर आप देखिए तो p + q का होल स्क्वायर हो सकता है = 1 स्क्वायर। इसको काट दीजिए तो p + q = 1 आ गया। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि कैपिटल A की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 0.4 है, यानी कि आपको यहाँ पे कैपिटल A दे रखा है, यानी कि आपको ये दे रखा है कैपिटल A = 0.4। तो a² यानी p² कितना हो जाएगा? कैपिटल A कितना हो जाएगा? स्क्वायर कर देंगे इसका, है ना, तो कैपिटल A कितना हो गया? 0.16, क्योंकि इसका स्क्वायर करना पड़ेगा हमें। और इसी से हम निकालेंगे p + q, तो 0.4 है, ये p का दिया हुआ है, प्लस q = 1 है यहाँ से, इस इक्वेशन से, और यहाँ हमने माइनस कर दिया। 1 - 0.4 = 0.6 कौन है ये?
क्यू Q, ये Q के बराबर हो गया। स्मॉलेस्ट। अब हमें P और Q की वैल्यूज़ पता चल गई। P की वैल्यू कितनी है? की वैल्यू आ जाएगी 0.4, 0.36 0.4 P की वैल्यू, हाँ। Q की वैल्यू हो गई 0.6। अब 2PQ कितना हो जाएगा? 2 इंटू 0.4 इंटू 0.16। 0.48। अब ये टोटल आ जाएगा 0.48। तो 2PQ का मतलब हुआ कैपिटल ए स्मॉल ए की हेट्रोजाइगस फ्रीक्वेंसी। P स्क्वायर का मतलब हुआ होमोजाइगस फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट, Q स्क्वायर होमोजाइगस फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव। इस तरह से हमारा आंसर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। ओके सर। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो हार्डी विनबर्ग की हमारी पूरी वीडियोस पड़ी हुई हैं, लॉन्ग वाली आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट के ऊपर आते हैं। 151 के बाद 152। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर गोल्डन राइस? बताइए, अब ये तो बता दो यार, क्या होता है? गोल्डन राइस होता है, विटामिन ए इनरिच्ड होता है। अब इसमें कौन सा ऑप्शन जा रहा है बताइए? फर्स्ट ऑप्शन विटामिन ए इनरिच्ड राइस है, इसे हम गोल्डन राइस कहते हैं। आइए 153। पाइनस सीड कैन नॉट जर्मिनेट एंड एस्टेब्लिश विदाउट फंगल एसोसिएशन, दिस इज बिकॉज। बताइए पाइनस का जो होता है, देखिए पाइनस और साइकस, अभी आप यही पूछ भी रहे थे कि पाइनस और साइकस के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। हाँ देखिए, पाइनस जो होता है, आपको पता है कि पाइनस में मेल और फीमेल दोनों एक ही प्लांट के ऊपर मिलेंगे, जबकि साइकस में मेल प्लांट अलग होता है, फीमेल प्लांट अलग होता है। दूसरी बात आपको देखिए, पाइनस में जो कंडीशन मिलती है, यहाँ मेल कोन और फीमेल कोन दोनों मिल जाते हैं, मेल कोन भी मिलता है और फीमेल कोन दोनों मिलते हैं पाइनस में। जबकि साइकस में आपको फीमेल कोन तो मिलता है, लेकिन मेल में आपको कोई मेल कोन नहीं मिलता है। ठीक है, सॉरी उल्टा बोल दिया, मेल कोन तो मिलता है, लेकिन फीमेल में आपको क्या मिलता है? फीमेल में आपको कोई कोन नहीं मिलता है, उसकी जगह पे आपको लीफ में ओव्यूल्स लगे हुए मिलते हैं, बड़े बड़े ओव्यूल्स लगे हुए मिलते हैं। तो लार्जेस्ट ओव्यूल यहाँ मिलता है। दूसरी बात, अगर इसके रूट्स की बात करी जाए तो पाइनस की जो रूट्स होती हैं, इनकी रूट्स में माइकोराइजा मिलता है। माइकोराइजा क्या होता है? ये फंगल एसोसिएशन है रूट्स के साथ में, जिसकी वजह से ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेगा। साथ ही साथ रूट्स जो है फंगस को क्या देंगी? सेलुलोज देंगी, यानी कार्ब्स देंगी, कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिशन मिल जाएगा। जबकि आपको साइकस में क्या मिलता है? साइकस की रूट्स जो होती हैं वो कैसी होती हैं? कोरेलॉइड रूट्स होती हैं। साइकस की रूट्स कैसी होती हैं? कोरेलॉइड्स रूट्स होती हैं। कोरेलॉइड का मतलब होता है इनकी रूट्स में जो कॉर्टेक्स रीजन होता है, कौन सा रीजन है बेटा? कॉर्टेक्स रीजन। इस कॉर्टेक्स रीजन में क्या होगा? कॉर्टेक्स रीजन में BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी मिलेंगे, जो न्यूट्रिशन यहाँ से नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करेंगे। क्लियर है? तो ये दोनों चीज़ें हो गई इसकी अलग अलग। ठीक, कोई दिक्कत? अब कह रहा है पाइनस के जो सीड्स हैं वो जर्मिनेट नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं जर्मिनेट कर पा रहे हैं बिना फंगल एसोसिएशन के? क्योंकि हैज़ एन ऑब्लिगेट एसोसिएशन विद फंगल माइकोराइजा, हैज़ वेरी हार्ड सीड कोड, seeds contain inhibitors that present germination, और in the embryo it is immature। क्या होगा इसका आंसर करेक्ट बताइए? इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। आपको बताया हमने, क्या कहा हमने? सेकंड ऑप्शन हमने अभी यही बात बताई कि यहाँ आपको माइकोराइजा मिल रहा है, जो इसे फंगल एसोसिएशन है, जिसकी वजह से ये न्यूट्रिएंट्स को ज़्यादा तेज़ी से एब्जॉर्ब करेगा, और जब ज़्यादा तेज़ी से एब्जॉर्ब करेगा तभी तो ये डेवलप हो पाएगा, तेज़ी से जर्मिनेट कर पाएगा। तो इसलिए सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? क्लियर है मेरी बात? चलिए नेक्स्ट के ऊपर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ जेनेटिक कोड डज अलाउ बैक्टीरिया टू प्रोड्यूस ह्यूमन इंसुलिन बाय रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी? इनमें से कौन से जेनेटिक कोड की खासियत बताना है आपको, जिसकी वजह से बैक्टीरिया इंसान का इंसुलिन का जीन बना रहा है? ठीक है, क्योंकि जेनेटिक कोड कैसे होते हैं? यूनिवर्सल होते हैं, ये हर किसी में सेम रहेंगे। ठीक है, रिडंडेंट नहीं होंगे, अनएम्बिगुअस नहीं होंगे, और जेनेटिक कोड स्पेसिफिक नहीं यहाँ पे होगा ऑप्शन। ये यूनिवर्सल है क्योंकि AUG हर जगह कोड करेगा किसके लिए? मिथ्योनिन के लिए। ठीक है, और साथ ही साथ ये इनिशिएटर कोडॉन भी होगा, स्टार्टिंग कोडॉन भी होगा। क्लियर है मेरी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं 154 के बाद 155। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इज नॉट कंप्लीटली क्योरेबल? अरहान बताइए। जेनाइटल हर्पीज और एड्स।
इन 3 को छोड़ के, जेनिटल herpes, एड्स और हेपेटाइटिस बी को छोड़ के बाकी सारी क्योरेबल होती हैं। यहाँ पे आंसर आएगा जेनिटल herpes, है ना? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें किसी को? यस, तो दोनों होंगे, बोथ ए एंड बी जाएगा। ठीक है, अभी आपको बताया जेनिटल herpes, एड्स, ठीक है, और हेपेटाइटिस बी। ये ऑप्शन अलग अलग दे दिएगा? नहीं, वैसे देगा ही नहीं ना, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है साफ साफ, एक्सेप्ट दीज 3 ऑल आर क्योरेबल, उसमें साफ साफ एनसीईआरटी ने दिया हुआ है। अच्छा, एक और जरा बताइए, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का दूसरा नाम क्या होता है, बताइए जल्दी से जी। वेनरल डिजीज भी कहते हैं इसे, वेनरल डिजीज भी बोलते हैं। यही क्वेश्चन आ गया था और आप लोग कंफ्यूज हो गए कि ये वेनरल डिजीज कौन सी है, पिछले पेपर में आया था ना, याद है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, आपको इसमें से गलत स्टेटमेंट को बताना है। विरियोइड्स लैक अ प्रोटीन कोट, क्या विरियोइड्स में प्रोटीन कोट नहीं होता है? वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, इनएक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट इन वायरसेस इज द प्रोटीन कोट, और इनफेक्टिव और प्रियॉन कंसिस्ट ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स। देखिए, आपको वायरस के बारे में पता है कि वायरस में क्या होता है कि वायरस में एक जेनेटिक मटेरियल है, चाहे वो डीएनए हो या आरएनए हो, कोई भी जेनेटिक मटेरियल हो सकता है जो प्रोटीन से कवर रहता है। ठीक है, जेनेटिक कोड यानी डीएनए या आरएनए प्रोटीन से कवर रहेगा तो उसे क्या कह देंगे हम? वायरस कह देंगे। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक मटेरियल इफेक्ट कर रहा है, जैसे आरएनए कर रहा है, तब इसे हम क्या कह देते हैं? इसे कह देते हैं विरियोइड। ठीक है, ठीक है, विरियोइड्स, टीओडाइनर, याद आया? और प्रोटीन अगर सिर्फ कर रहा है, इन्फेक्टिव है, तो इसे प्रियॉन कह देंगे। ठीक है, अब आ जाइए इसके ऊपर, कह रहे हैं विरियोइड लैक प्रोटीन कोड, क्या विरियोइड्स जो है वो उसमें प्रोटीन कोड नहीं होता? ये बात तो सही है। वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, ये बात भी सही है, क्योंकि ये हमारे बॉडी के अंदर ही काम करते हैं, बाहर तो नहीं करते हैं। हाँ, ऑब्लिगेशन मतलब वो ऑब्लिगेशन है, वो वहीं टिके हुए हैं। अगर कोई लिविंग बॉडी नहीं मिली और ये वायरसेस अंदर नहीं गए तो ये जिंदा नहीं होंगे, ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है। ठीक है, इन्फेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट इन वायरसेस इज द प्रोटीन कोड, वायरसेस में तो अभी आपको बताया डीएनए या आरएनए होगा, तो ये पॉइंट गलत लिखा हुआ है। प्रियॉन्स कंसिस्ट एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, ये बात भी सही है, प्रियॉन प्रोटीन होते हैं, ये बात अभी हमने बताई, प्रियॉन क्या है? प्रोटीन के बने हुए। तो आपको थर्ड वाला गलत मिल रहा है आंसर, और वो कह रहा है इसमें से आपको गलत स्टेटमेंट ही बताना है, तो थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको 156 का पता ही चल गया, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। अब हम लोग आ रहे हैं 157 के ऊपर। चलिए 157 मैच करना है आपको ऑर्गेनिजम्स उनके रिस्पेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। पाइला हमारा मोलस्का है, पाइला जो होता है उसमें मोलस्का है, और मोलस्का में मिलता है आपको रेड्यूला, रैस्पिंग ऑर्गन है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम में मिलेगा रैस्पिंग ऑर्गन। बॉम्बेक्स मुराई आपको मिलता है, ये आपका है इंसेक्टा, आर्थ्रोपोडा में मिलेगा, इंसेक्ट है, और इंसेक्ट का एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है मल्पीजियन ट्यूब्यूल्स। ठीक है, प्लूरोब्रैंकिया, यस, टीनोफोरा है, और टीनोफोरा कॉम्प्लेट्स होती हैं, उसमें लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स। कॉम्प्लेट्स कितनी होती हैं? 8 होती हैं, और उसमें क्या लगते हैं? सीलिया लगते हैं। ठीक है, और वो भी होता है, क्या बोलते हैं, 2 फ्लैजिला होते हैं। हाँ टीनिया जो होता है, टीनिया सोलियम, ये हमारा पैरासाइट है, और ये प्लैटीहेल्मिन्थीस में आता है, और फ्लेम सेल्स या सोलिनोसाइट्स इसके एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं। ठीक है, अब हमें मिलाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, फ्लेम सेल्स, सोलिनोसाइट्स या प्रोटोनेफ्रिडिया, हमें इसको मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा आंसर अब अपने आप ही सेट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग रेफर्स टू, बताइए ऐसे जो, ये किस में आता है एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग, ये किस में आ रहा है बेटा, बताइए, ये कौन सा टॉपिक है ना? HGP, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में मेथडोलॉजीज आती हैं, क्या आती है बेटा? मेथडोलॉजी। और ये मेथडोलॉजी में 2 तरीके का आता है, एक तो ब्लाइंड फोल्ड होता है, ठीक है, जिसमें आपने कहा कि सारे के सारा करते ही चले जा रहे हैं, और दूसरा होता है एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स,
यानी कि वो डीएनए जो आरएनए की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, सिर्फ हम उसी को देखेंगे। अच्छा, बाकी नहीं देखेंगे। ठीक है, तो जीन एक्सप्रेस्ड एज आरएनए, इसका आंसर क्या जाएगा? ये। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? आपको बताना है इसमें से गलत स्टेटमेंट कौन सा है। मोरल्स एंड टफल्स आर एडिबल। हाँ सही है। हाँ सही है। मोरल्स एंड टफल्स एडिबल होते हैं। चलिए, क्लेविसेप्स इज अ सोर्स ऑफ मेनी एल्कलॉइड एज एंड एलएसडी। क्लेविसेप्स परपिडिया से आपको एलएसडी मिलती है, लाइसर्जिक एसिड डाइएथाइलामाइड। दूसरा आ रहा है कोनिडिया आर प्रोड्यूस एक्सोजेनसली एंड एस्कोस्पोर्स एंडोजेनसली। ईस्ट हैव फिलामेंटस बॉडीज विद लॉन्ग थ्रेड लाइक हाइफी। ईस्ट तो यूनिसेलुलर रहता है यार, उसमें कहाँ हाइफी मिल रहे हैं। ठीक है, तो आपके ये ऊपर वाले 3 सही हुए और चौथा वाला ही गलत हुआ, और हमें कौन सा चुनना था? गलत स्टेटमेंट। तो चौथा हमारा करेक्ट है ऑप्शन में। क्लियर है? ईस्ट तो जो होता है, क्लेविसेप्स परप्यूरिया जो है वो आपका एल्कलॉइड बनाते हैं अलग अलग तरीके के, जैसे एलएसडी। ठीक है, याद रखिएगा। जो होता है तो वो एस्कोमाइसिटीज में आता है। ईस्ट एस्कोमाइसिटीज में है, और यूनिसेलुलर है। यूनिसेलुलर फंगस जो होता है वो हाइफी कहाँ से इतने लंबे लंबे बनाएगा यार, क्या बात करते हो, छोटू सा है। यस, एक्सेप्शन यहीं पे तो था, और यहीं से उठा लिया उसने क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, 160 के ऊपर, और आपको दोनों कॉलम मैच करना है। ठीक है, करेंगे। पैरासाइट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? लिविंग ऑन लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। सैप्रोफाइट्स। चलिए, अच्छा सैप्रोफाइट्स पे। सैप्रोफाइट्स क्या करता है? डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मटेरियल्स। ठीक है, पैरासाइट्स जो होते हैं वो लिविंग होते हैं किसके ऊपर? लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर। लाइकेंस जो होता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन एल्गी एंड फंजाई, फाइकोबायोंट और माइक्रोबायोंट। और सिम्बायोटिक एसोसिएशन फंगस का हायर प्लांट्स की रूट्स के साथ में होता है, उसे माइकोराइजा कहते हैं, जैसे कि अभी आपने देखा किसमें? पाइनस में। ठीक है, लेग्यूमिनेट्स प्लांट्स में राइजोबियम लेगुमिनोसोरम होता है, वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है। हाँ, पिंक कलर का ऑक्सीजन स्कैवेंजर होता है, जैसे कहते हैं लेग हीमोग्लोबिन। तो ये कहानी का ये आपको पुरानी एनसीईआरटी में मिलेगा। फिलहाल हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। फिलहाल इसका आंसर आपको पता चल गया होगा, अब मैच करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा यहीं से उठा लीजिए, आंसर को बाद में मैच कर लीजिए। लेग्यूमिनस प्लांट में नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया लिखा बस में। देखिए साहब, लेग्यूमिनस प्लांट्स आपको बता देते हैं, थोड़ा समझ लीजिए। लेग्यूमिनस NOUS, लेग्यूमिनस प्लांट्स। लेग्यूमिनस प्लांट्स जो होते हैं फैमिली लेग्यूमिनेसी यानी पल्सेस के, यस पल्सेस वाले हैं, पल्स वाले हैं। ठीक है, ये पल्सेस दालों वाले हैं, और इनके जो रूट्स होती हैं उसमें नोड्यूल्स मिलते हैं। इनमें क्या कहते हैं? रूट नोड्यूल। रूट नोड्यूल, और रूट नोड्यूल जो होते हैं उसके अंदर एक पिंक कलर का सब्सटेंस होता है। वो पिंक कलर का ऑक्सीजन स्कैवेंजर है, जिसे कहते हैं लेग हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, ठीक है, लेग हीमोग्लोबिन। ठीक, लेग हीमोग्लोबिन जो होता है वो पिंक कलर का होता है। ये ऑक्सीजन स्कैवेंजर, ये ऑक्सीजन को पकड़ लेता है। क्यों? क्योंकि इसके रूट नोड्यूल के अंदर मिलता है एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जिसका नाम है राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम। लेग्यूमिनोसोरम, ठीक है। ये क्या करता है? ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, और नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए चाहिए होती है ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट। अगर ऑक्सीजन आ गई तो क्या करेगा? वो ऑक्सीजन जो है डिस्ट्रॉय कर देगा नाइट्रोजन फिक्सेशन जीन को। हाँ, ये फ्री लिविंग क्या सिम्बायोटिक नहीं है, तो इसके अंदर आ गया, सिम्बायोटिक नहीं हो गया। तो लेग हीमोग्लोबिन क्या करता है? इस ऑक्सीजन को पकड़ लेता है ताकि नाइट्रोजन फिक्सेशन आसानी से हो पाए। क्लियर? आगे बढ़े, चल आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लूकोज ट्रांसपेरेंट इंसुलिन इंडिपेंडेंट? GLUT4 होता है, NCERT में आपको दिया हुआ है प्रोटीन वाली टेबल में, आपको यहाँ पे नीचे की तरफ यहाँ दिया है GLUT4 प्रोटीन है। ठीक है, चल आगे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजेक्शन ऑफ किडनी ग्राफ्ट? बताइए कौन सा वाला? ऑटो इम्यून, ह्यूमोरल इम्यून, इन्फ्लेमेटरी इम्यून रिस्पॉन्स, या सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स? सेल मीडिएटेड। देखिए इसका आंसर बताइए क्या होगा? इसका आंसर 162 का आंसर क्या होगा?
इसका 4 है सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। सेल्स जो होती हैं वो दूसरी सेल्स को रिजेक्ट कर देती हैं, ठीक है। ये पूरी ज़िंदगी भर इन्हें इम्यूनो रिप्रेसर ही खाना पड़ता है। हाँ, इम्यूनो रिप्रेसेंट, बिल्कुल सही, इम्यूनो सप्रेसेंट ही होते हैं। यूज ऑफ आर्टिफिशियल किडनी ड्यूरिंग हीमोडायलिसिस में रिजल्ट्स इन, आपको यहाँ पे बताना है 4 चीज़ें हैं। आर्टिफिशियल किडनी का जो यूज़ करते हैं आप हीमोडायलिसिस में, क्या होता है उससे, ठीक है। आइए बताइए। कह रहा है नाइट्रोजनस वेस्ट बिल्डअप इन द बॉडी। ये तो नहीं हो। नाइट्रोजनस वेस्ट बनते हैं क्या हमारी बॉडी में? नॉन एलिमिनेशन ऑफ एक्सेस पोटेशियम आयन, रिड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट और रिड्यूस्ड आरबीसी प्रोडक्शन। इनमें से कौन सी बातें 2 सही हैं? किडनी से तो एरिथ्रोपोइटिन निकलता है तो उसमें वो करता है इसका। अच्छा 2 ऑप्शन है, कोई 2 ऑप्शन इसमें सही हैं, हाँ सी और डी है, ठीक है, आपको बताना है। सी और डी। सी में कह रहा है रिड्यूस एब्सॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। ये बात सही है। हाँ, क्योंकि सिंथेटिक किडनी हार्मोन नहीं रिलीज करती गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से कैल्शियम आयन का एब्जॉर्प्शन करवा सके, ठीक है। और रिड्यूस्ड आरबीसी प्रोडक्शन भी हो जाएगा, क्योंकि हमारी जब किडनी ही खराब हो गई है तो आरबीसी का प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आर्टिफिशियल किडनी से उसने कहा कि आपको आर्टिफिशियल किडनी लगा दी गई है। दैट मीन्स आपको क्वेश्चन में अप्रोच लगाना है कि आपकी किडनी खराब है, ठीक है। किडनी खराब है बेटा, और जब किडनी खराब है तो इसका मतलब है आपको आरबीसी नहीं बनेगी। किडनी ही से निकलता है एरिथ्रोपोइटिन, ठीक है। ये आरबीसी प्रोडक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। और दूसरा, जब आपका यहाँ पे रिड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन या कैल्शियम आयन का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट से, ठीक है। ये 2 पॉइंट आपको पकड़ के चलना है। इसका आंसर जो है ये सी और डी जाएगा, है ना। चलिए, आंसर इसका सी और डी है, 3rd इज द करेक्ट ऑप्शन। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपको इनमें से बताना है कौन सा स्टेटमेंट गलत। कॉर्निया ट्रांसपेरेंट है, आई बॉल की नहीं, आई तो हमारे सिलेबस में ही नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन पेयर्स ऑन द सेम क्रोमोसोम एज मैच्योर ऑफ द एट मीजर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स वर एक्सप्लेन्ड बाई। बताइए किसने बताया था? स्टुअर्ट, है ना। जीन मैप की बात हो रही है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन पेयर्स के बीच की जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, तो वही बात है कि कितना इसमें जो है वो लिंकेज है। लिंकेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/, रिकॉम्बिनेशन। और ये किसने बताया था? ये जीन मैप को ही देख के हमें पता चल पाएगा। और जीन मैप में 2 जीन्स के बीच जो 2 जीन हैं उनके बीच की जो दूरी थी उसे हम कहते थे सेंटीमॉर्गन। और 1 सेंटीमॉर्गन मतलब 1% चांस है रिकॉम्बिनेशन का। अच्छा सर, एक बात और याद आ गई? सटन बोवेरी ने क्या करा था? सटन और बोवेरी ने क्या किया था बताइए? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस 1900 में। इन्होंने किसी को देख के बताया था, एक्सपेरिमेंट एल्फ्रेड स्टडर का एक्सपेरिमेंट देख के बताया है। अब वो आपकी बात अपने अलग करिए। टीएच मॉर्गन ने किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए हैं अपने? ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के ऊपर। और ग्रेगर जॉन मेंडल ने कितने से कितने सन में एक्सपेरिमेंट किए हैं? मेंडल के एक्सपेरिमेंट कब से कब तक थे बताइए? 7 साल 1856 से 1863 तक ग्रेगर जॉन मेंडल ने 7 साल तक एक्सपेरिमेंट किए थे, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया है। सटन बोवेरी ने क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया था, ठीक। सटन और बोवेरी अलग-अलग आ जाए तो सटन के ही बारे में उसमें लिखा हुआ है, बोवेरी का नाम नहीं है। अरे नहीं यार, सटन बोवेरी का दिया हुआ देखो। 1900 में जो है वो आपका किसने दिया था? 1900 में ह्यूगो डिवरीज, कार्ल कोरेंस और एरिक वॉन शर्मैक ने, हाँ, तीनों ने मिलके मेंडल के रीडिस्कवर करे थे लॉस, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। फिलहाल अब मैच द फॉलोइंग करना है आपको।
तो फिलहाल यहाँ का आंसर स्टुअर्ट वेंट जाएगा। 165 का क्या आंसर जाएगा? थर्ड वाला है यहाँ पे, आपका थर्ड देखिए गलत दिया हुआ है, एल्फ्रेड स्टुअर्ट वेंट, ठीक है। यही जीन मैपिंग करी थी इन्होंने। चलिए आगे आते हैं, मैच करना है आपको। बताइए जल्दी से, ये आपको दिया हुआ है लैक ओपेरॉन के बारे में। लैक ओपेरॉन में आपको पता है कि लैक ओपेरॉन में यहाँ पे जो होता है, ओपेरॉन पहले तो किसने दिया है? जैकब और मोनॉड ने, ठीक है। फिर इसमें होते हैं जीन आई, फिर ये हो गया कौन सा? रिप्रेसर, है ना, रिप्रेसर, ऑपरेटर, प्रोमोटर, फिर ऑपरेटर, फिर स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है। स्ट्रक्चरल जीन में कौन जा जाते हैं? ZYA। Z किसके लिए कोड करता है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए। Y किसके लिए कोड करता है? परमीएज के लिए। और A किसके लिए कोड करता है? ट्रांस एसिटाइलेज के लिए। I जो होता है वो रिप्रेसर, और ये रिप्रेसर प्रोटीन बना देता है ना, और ये ब्लॉक करता है किसको? ऑपरेटर को जाके, और ये स्विच ऑफ कंडीशन में रहता है। क्या ये बता तो रहे हैं पूरा? ठीक, चलो अब मैच करो इसको। I जीन किसके लिए है? रिप्रेसर के लिए है, ठीक है। Z जीन किसके लिए है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए है। A जीन ट्रांस एसिटाइलेज के लिए हो गया, और Y जीन परमीएज के लिए हो गया। क्लियर है? चलिए इजी था ये तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। 167, टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम फॉर पाइनएप्पल प्लांट्स टू प्रोड्यूस फ्लावर, ठीक है। इट टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम फॉर पाइनएप्पल प्लांट्स टू प्रोड्यूस फ्लावर्स, विच कॉम्बिनेशन ऑफ हॉर्मोन्स कैन बी अप्लाइड टू आर्टिफिशियली इंड्यूस फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल? बताइए, पाइनएप्पल में पूरे साल तक आर्टिफिशियली इंड्यूस करता है फ्लावरिंग कौन? बताइए। ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड। बताइए। ऑक्सिन, इथाइलिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, एब्सिसिक एसिड, या साइटोकाइनिन और एब्सिसिक एसिड? बताइए। हाँ बताइए, इसका आंसर होगा ऑक्सिन और इथाइलिन। क्यों? ऑक्सिन का काम है मेलनेस बढ़ाता है, और फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल करवाता है। फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल एंड टोमेटो दोनों कराता है। और इथाइलिन का काम क्या है? इथाइलिन का जो काम होता है फीमेलनेस बढ़ा रहा है ये, फीमेलनेस बढ़ाता है, और इसका और इसमें लिखा हुआ भी है एनसीईआरटी में। अब ऑक्सिन में भी देखो, इथाइलिन का लिखा हुआ है प्रोमोट्स फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, ठीक है। चलिए ऑक्सिन में पाइनएप्पल हो गया। चलिए ऑक्सिन में भी पाइनएप्पल है और इथाइलिन में भी पाइनएप्पल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल में यहाँ पे आंसर जाएगा आपका फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। आइडेंटिफाई द सेल्स हुज सिक्रीशन प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट फ्रॉम द वेरियस एंजाइम। और ये हमारे सिलेबस का नहीं है क्योंकि ये डाइजेस्टिव सिस्टम का है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज अ बायो कंट्रोल एजेंट इन द ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिजीज? बताइए, बायो कंट्रोल एजेंट की तरह हम इसमें से किसको यूज़ करेंगे? ट्राइकोडर्मा, क्लोरेला, एनाबिना, लैक्टोबैसिलस। कौन? ट्राइकोडर्मा, है ना। बायो कंट्रोल एजेंट की तरह यूज़ करते हैं, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। कहाँ पे है? माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्लोएम इन जिम्नोस्पर्म लैक। बता, अब ये वाला नहीं बता पाया तो बेकार है। देखिए जाइलम होता है और फ्लोएम होता है। एंजियोस्पर्म में जाइलम बना होता है 4 चीज़ों से। बताइए कौन कौन सी चीज़ें हैं? ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स। यहाँ पैरेन्काइमा हो गया। ऐसे ही फ्लोएम बना होता है सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। अब दूसरे नंबर पे गायब कर दो तो जिम्नोस्पर्म पूरा गायब हो जाएगा, टेरिडोफाइट पूरा गायब हो जाएगा। लेकिन अगर पहले वाले की बात करो तो सीव ट्यूब की जगह सीव सेल्स लगा दोगे तो जिम्नोस्पर्म हो जाएगी। सीव सेल्स होती हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है फ्लोएम में, जिम्नोस्पर्म में क्या नहीं होगा? कंपेनियन सेल्स, सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स बोथ। तो आंसर क्या जाएगा?
सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स बोथ, है ना, क्योंकि वहाँ सीव ट्यूब की जगह सीव सेल्स मिलती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। एक्सट्रूजन ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी फ्रॉम द एग न्यूक्लियस अकर्स। आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म। कब होता है एक्सट्रूजन? सेकेंड पोलर बॉडी कब खत्म होती है? ये सब जब उसका फर्स्ट होना चाहिए, जब उसका एंट्री हो जाती है और फर्टिलाइजेशन नहीं स्पर्म होता। आ जाता है सेकेंड पोलर बॉडी fertilization होने से पहले फ्रॉम एग न्यूक्लियस अकर्स। वैसे तो प्रोफेज फर्स्ट में वो तो अरेस्ट रहता है ना, तो जब वो एंटर करता है तो ये उसकी उसमें आपने एक एंजाइम भी बताया था, वो करवाता है स्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन। यही है, आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये हम पहले बता चुके हैं कि जब आपका स्पर्म जो, हाँ ये क्वेश्चन पिछले वाले पेपर में कहीं पे आ चुका है। ये स्पर्म जब एंटर करता है तो सबसे पहले ये क्या होता है, ये मेटाफेज सेकंड पे अरेस्ट रहता है ना, कि सेकेंडरी oocyte कब बनेगा, ये था। मेटाफेज सेकंड पे ये अरेस्ट रहता है, तब ये स्पर्म जब अंदर जाता है तो मेटाफेज को पहले जो है ये आगे बढ़ाएगा, एनाफेज और टीलोफेज दो पार्ट में तोड़ेगा। तो वही बात कह रहा है, एग न्यूक्लियस में कब ये सेकंड पोलर बॉडी बनेगी, तो आफ्टर एंड स्पर्म की एंट्री और बिफोर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, चल आगे आते हैं। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। सर मेटाफेज सेकेंडरी, प्रोफेज फर्स्ट में ही अरेस्ट होता है। प्रोफेज फर्स्ट में नहीं अरेस्ट होता है, प्रोफेज फर्स्ट में होता है। सेकेंडरी oocyte कह रहा है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल देयर बी नो चेंज इन रीडिंग फ्रेम ऑफ द फॉलोइंग mRNA। जो नीचे mRNA ये दिया हुआ है आपको, A, C, A, G, C, ये सब ये कह रहा है ऐसा क्या करें जो इसमें से, हाँ, पर वो चेंज ना, लेकिन कोई चेंज ना आए इसका आपका रीडिंग फ्रेम में, तो ऐसा क्या करें? इंसर्शन ऑफ जी नहीं आ जाएगा, डिलीशन ऑफ जी जब भी आ जाएगा। बताइए, नीचे करिए सर क्या डिलीशन ऑफ जीजी फ्रॉम 7 to 8 पूरी एक उठाएंगे तो कुछ नहीं होएगा। हाँ अब बात आ गई तुम्हारे समझ में। देखिए उसमें साफ साफ लिखा हुआ है NCERT की लाइन में कि अगर 3-3 का सेट आप गायब कर रहे हो, 3-3 का, तब तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा रीडिंग फ्रेम पे। लेकिन अगर आपने 2 गायब करे, 1 गायब करा, या एक ऐड करा, या 2 ऐड करे, तब फिर रीडिंग फ्रेम है। तो अगर 3 ऐड कर रहे हो, 3 रिमूव कर रहे हो, तो कोई फ्रेम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ आपको ढूंढना है 3 वाला कौन सा है, और 3 वाला है 4th। कह रहे हैं डिलीशन ऑफ GUG फ्रॉम 7th, 8th और 9th पोजीशन। हाँ ये भी है कि सीक्वेंस से करें, यही होगा आंसर इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। ये बच्चों वाला है, ओमनी सेलुला ई सेलुला किसने कहा था? रुडोल्फ विर्कोव ने। और ओमनी वीवम ई वीवम जो उन्होंने कहा था वो हेकल ने, हाँ MW हेकल ने। ओमनी वीवम ई वीवो। ठीक है, अरे वो छोड़ दो, यहाँ ओमनी सेलुला ई सेलुला की बात हो रही है, यानी ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम देयर प्री एग्जिस्टिंग सेल। ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, यस वो हेकल ने कहा था, छोड़ दो। ओमनी वीवम तो उनसे बोल रहे हैं, हक्सले, हम तो वो वाला बोले, वायरस वाला। कंटेजियम वीवम फ्लूडियम वायरस वाला भी जरिंग का क्या भैया? अब हमने क्या बोला? ओमनिस वीवम ई वीवो तुमने बोला था। ओमनी वीवम वो किसने कहा था? ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, ये हेकल ने कहा था। हेकल ने कहा। छोड़ दो अब वो सब बातें छोड़ो, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट ट्रिगर्स एक्टिवेशन ऑफ प्रोटॉक्सिन टू एक्टिव बीटी टॉक्सिन बेसिलस thuringiensis? बताओ एल्कलाइन के बेसिक। अरे यार जब तुम्हारा इंसेक्ट जो है वो खा लेता है बीटी को, तो उसके गट में जाता है, और गट में बेसिक पीएच होता है। ठीक है, बेसिक यानी एल्केलाइन, और उसके बाद इसकी आंतों को जो है वो परफोरेशन कर देता है, जिसके बाद स्वेलिंग हो जाती है और बस हो जाएंगी। तो एल्केलाइन पीएच ऑफ गट। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कह रहे हैं आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर रिप्रेजेंटिंग द कॉस्टिव एजेंट ऑफ टाइफॉइड फीवर ऑफ द कन्फर्मेटरी टेस्ट। टाइफॉइड का विडाल टेस्ट। यस, आपको कन्फर्मेटरी टेस्ट भी बताना है और उस ऑर्गेनिज्म का नाम भी बताना था। तो क्या हो जाएगा वो? 4th ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, है ना? 4th ऑप्शन है यहाँ पे, साल्मोनेला
टाइफीम्यूरियम, और टेस्ट कौन सा होएगा? विडाल टेस्ट। क्लियर जी। नेक्स्ट के ऊपर आते हैं, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखें, व्हाट इज़ द जेनेटिक डिसऑर्डर इन विच इंडिविजुअल हैज़ ओवरऑल मैस्कुलिन डेवलपमेंट? यानी एक्स वाई तो आएगा ही आएगा, अब इसमें डबल एक्स वाई आ सकता है ना? ये किस में आता है? क्लिन-फ्लिंटर सिंड्रोम, ठीक है। और इसमें ओवरऑल मैस्कुलिन डेवलपमेंट होते हैं लेकिन गायनेकोमेस्टिया हो जाता है, ठीक है। चलिए, अरे बस बस बस, पॉलीब्लेंड। बताइए पॉलीब्लेंड कौन है? अ फाइन पाउडर ऑफ रिसाइकिल मॉडिफाइड प्लास्टिक। अरे यार, बिट्यूमिन होता है, छोड़ दो इसको। विच ऑफ, ये हमारा सिर्फ में सिलेबस में नहीं है, वो वही है पॉल्यूशन वाला। हाँ, पॉल्यूशन वाला है, छोड़ दो इसको। नहीं, प्लास्टिक का है, यूजिंग पाइप्स और ये सब है, तो छोड़ दो उसको। रोड वगैरह बनाने में यूज़ कर देते थे पॉलीब्लेंड को। ये भी नहीं है, सर न्यूक्लियर वेस्ट है। अगला न्यूक्लियर वेस्ट छोड़ दो। मैच द फॉलोइंग हार्मोन विद रिस्पेक्टिव डिजीज़। देखिए, हार्मोन और उनकी डिजीज़ को हमें मैच करना है। बताइए साहब, इंसुलिन से क्या होता है? इंसुलिन डायबिटीज इंसिपिडस। इंसिपिडस के मिलेटस। चलो, अच्छा ठीक है, ठीक ठीक ठीक, ओके ओके ओके। थोड़ा सा पतला, ठीक है। इंसुलिन जो हो गई डायबिटीज मिलेटस के लिए हो गई, ठीक है। कॉर्टिकॉइड इंसिपिडस किससे होती है बताइए जरा? कौन सी सर? इनसे एडीएच। एडीएच होती है, वो आपको कहाँ मिलेगा? डायट्री हार्मोन, वो पिट्यूटरी से निकलता है। थायरॉक्सिन से कौन सी डिजीज? एडिसन्स डिजीज? नहीं, कौन सी? कॉर्टिकॉइड से एडिसन डिजीज। कॉर्टिकॉइड जो होते हैं वो एडिसन्स डिजीज कॉज करते हैं, ठीक है। थायरॉक्सिन एक्रोमेगाली, गोइटर करता है शायद। थायरॉक्सिन गोइटर करता है। ग्रोथ हार्मोन जो है वो एक्रोमेगाली है। थायराइड वही गोइटर ही होएगा, ठीक है। अब आप देख लीजिए, मिला लीजिए क्या सही है क्या गलत है। बी का हो गया 4, सी का क्या हो गया? सी का हो गया फर्स्ट, और डी का हो गया थर्ड, ठीक है। ये करेक्ट है सीक्वेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। कह रहे हैं 8, 9, 10 पेयर ऑफ रिब्स आर्टिकुलेट डायरेक्टली विद द स्टर्नम। इसे तो फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, ये आर्टिकुलेट होता नहीं है, गलत बात लिखी हुई है। आर्टिकुलेट क्या होता है? ये होती है जुड़ी, फॉल्स होती हैं। हाँ, 11 और 12 जो होती है वो फ्लोटिंग होती है। 1 से लेके 7 तक आपकी ट्रू रिब्स होती हैं। 8, 9, 10 जो होती हैं ये फॉल्स हैं, ठीक है। और ये 11 और 12 जो होती है वो फ्लोटिंग रिब्स होती हैं। पहली बात तो फिलहाल इसने डायरेक्ट होती नहीं है कनेक्ट, इसलिए ये फॉल्स रिब्स कहलाती हैं, और ये बात गलत इसने लिख दी है। दूसरा कहता है 11 और 12 पेयर जो होती हैं वो स्टर्नम से कनेक्ट होती हैं विद द हेल्प ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज, तो ये भी नहीं है, वो भी तो फ्लोटिंग ही होती हैं। नेक्स्ट कह रहा है ईच रिब is a flat thin bone and all the ribs are connected dorsally to the thoracic vertebrae and ventrally to the sternum। बिल्कुल सही बात है। डॉर्सली थोरेसिक है और वेंट्रली स्टर्नम से है, ये बात सही है। कह रहे हैं 7 पेयर ऑफ वेस्टिबुल होना चाहिए, थोरेसिक वर्टिब्री से वेंट्रली होता है, थोरेसिक वर्टिब्री पीछे हो गई, डॉर्सल रीजन होता है वो आगे से होगा ना। डॉर्सल में तो उसके भी पीछे चले जाएंगे हम लोग। आंसर क्या है वो देखो, हम खत्म हो गए। चलिए देखिए, अब यहाँ पे ये वाला जो है ना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला है। ये एनसीईआरटी की लाइन है और ये उल्टा लिख दिया है इन्होंने। कह दिया है कि थोरेसिक वर्टिब्री से जो है ये डॉर्सली कनेक्ट होते हैं, जबकि थोरेसिक वर्टिब्री से ये क्या होते हैं? वेंट्रली कनेक्टेड होते हैं, और स्टर्नम से ये डॉर्सली कनेक्टेड होती हैं। तो ये गलत लिखा हुआ है। और ये एनसीईआरटी की लाइन है कि जो आपकी 1 से लेके 7 तक की होती है उन्हें कह देते हैं क्या? वर्टिब्रो स्टर्नल। फिर 8, 9, 10 को कह देते हैं वर्टिब्रो कॉन्ड्रियल, और जो तुम्हारी फ्लोटिंग रिब्स होती हैं उन्हें वर्टिब्रल रिब्स भी बोलते हैं, 2 पेयर ऑफ वर्टिब्रल रिब्स, ठीक है। और इसी के साथ आपका ये वाला पेपर भी पूरा समाप्त होता है। इसका पार्ट बी भी हमने पूरा कर दिया है।
अब आपका काम है क्या, ये आपका काम है, ठीक है, और ठीक है, ये आपका काम है, ये कर दीजिए। हैव अ नाइस डे।